मैं विवेकानंद झा फिर से आप सबों के समक्ष आप ही के वर्ग दशम के संस्कृत के पाठ्य पुस्तक के छठे पाठ को लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 5 पाठों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर, साथ ही लकार के 2 भागों में मैंने पूर्ण कर दिया लकार को। अब जो आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आज आप ही के प्यूसम संस्कृत के पाठ्य पुस्तक 6 को लेकर के। चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारा। जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिखा भी है, भारतीय संस्कारा। अभी आप मेरी बात को सुन ले, बाद में पाठ्य पुस्तक से मिलाइएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं ईयरफोन अगर कान में लगा लें और किताब को सामने रखें तो ज़्यादा बेनिफिटेड होगा, क्योंकि हर एक चीज़ आपके समझ में आ जाएगा। अब मैं चैप्टर को शुरू करता हूं। सबसे पहले चैप्टर की व्याख्या करता हूं। भारतीय, भारत शब्द से विशेषण बना हुआ है भारतीय, यानी भारतीय होता है भारत की जो विषय वस्तु है, जो व्यक्ति हैं भारत के या कोई वस्तु है भारत की, उसके लिए हम इस विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं भारतीय। तो भारत के रीति रिवाज ये सब संस्कार में आते हैं। भारत की विशिष्ट पहचान हमारे संस्कारों से होती है, और उसी की संक्षिप्त जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी कि भारतीय लोगों के पास क्या क्या संस्कार हैं, क्या क्या संस्कार होने चाहिए, किस कारण इस दुनिया में हम सबसे बेहतर हैं। इस चीज़ की जानकारी हम इस चैप्टर से लेंगे। और कहने को तो कुछ चीज़ों को आजकल मजाक बना दिया गया है, हम नहीं कहते हैं, आपका चैप्टर कहता है, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा ढंग से सोचें तो इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में समझ में आएगी कि क्या है। प्राचीन मनीषियों ने, शिक्षाविदों ने जो संस्कार और शिक्षण की जो विधियां बनाई थी, उससे क्या क्या हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं, क्यों बनाई गई थी, ये सब एक पूर्णतः वैज्ञानिक है। अनुसरण हम आज भी उसे क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि प्राचीन पद्धतियां कुछ और थी, आज की पद्धतियां कुछ और है, लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ा सा मजाक के तौर पर लेते हैं। तो इन्हीं सब विषय वस्तु पर हम व्याख्या करेंगे। तो आपका समय न जाया करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम समय में अधिक जानकारी देने का, इसलिए वीडियो को कुछ छोटा करता जा रहा हूं, जो आपका अधिक समय नष्ट न हो और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आप तक पहुंच जाएं। तो वीडियो को लंबा न करते हुए हम आपको समझाना शुरू करते हैं पाठ को। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब निश्चित तौर पर कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि मैं जो कुछ भी बनाऊंगा, ये मत समझिए कि सिर्फ संस्कृत की ही बातें आपको मिलेगी। अब भी मैं सोच लिया है कि पहले संस्कृत के 14 लेसन हैं, इनको कंप्लीट करके आप लोग के पास रख दूं, उसके बाद अन्य विषयों को भी मिलेंगे, उनका प्रश्नोत्तर या कि जो कि व्याख्या है या जो कुछ भी है कंटेंट, इसके अतिरिक्त जीएस भी मिलेगा आप लोगों को, चाहे किसी से संबंधित हो, किसी कॉम्पिटिशन से संबंधित हो, सब कुछ इस चैनल पर आप लोग को अवेलेबल होगा। तो आज हम आपके चैप्टर भारतीय संस्कारा की शुरुआत करते हैं। इसके प्रस्तावना में आते हैं हम सबसे पहले। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते। भारतीय संस्कृते, भारत की संस्कृति में अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते, दूसरे संस्कृतियों से यह विशेषता विद्यमान है, यत् जो जीवने इह समय समय, जो जीवन में समय समय पर संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अब शाब्दिक अर्थ पूरे लाइन का इस प्रकार लें। भारतीय संस्कृति में यह विशिष्टता विद्यमान है, जो यहां जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। हम सबके साथ भी इस संस्कार के अनुष्ठान हुए हैं। आप छात्रों के साथ भी कुछ संस्कार तो मिल ही चुके होंगे। 2 संस्कारों को छोड़ करके बाकी सारे संस्कार आप लोग को भी प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन हमें ज्ञात हो कि यह संस्कार हमें मिला या ना ज्ञात हो, वो इस चैप्टर से हम देख लेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषता है, कौन से संस्कार किस समय हमें मिलते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, संस्कारों के प्रकार कितने हैं, जन्मपूर्व कितने होते हैं, ये सब हम चैप्टर में देखेंगे। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। आज संस्कार शब्द को सीमित और व्यंग रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बच्चों, थोड़ा सा तकलीफ भी होता है इन चीज़ों को कहते हुए। संस्कार को हम मजाक बना दिए। हम एक संस्कार की चर्चा करते हैं जिसको कहते हैं विवाह संस्कार। जब भी लड़कियां या लड़के युवा होते हैं
उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्यालात होने लगते हैं, एक विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है आने लगता है। विवाह संस्कार का नाम सुनते ही एकदम रोमांचित से हो जाते हैं। लेकिन पता है क्या, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा संस्कार है, जिससे सृष्टि आधारित थी। अगर विवाह संस्कार रुक जाए तो सृष्टि रुक जाएगी। अब मानने वाले तो ये भी कहेंगे कि बिना विवाह का भी चल सकता है सृष्टि। हाँ, चल सकता है, लेकिन हमारे समाज का जो विधान है उसके अनुरूप नहीं चल सकता है। वो विदेशी का सिस्टम लग जाएगा। क्या वहां की सृष्टि नहीं चलती? चलती है, सब कुछ है, लेकिन हमारे ढंग से नहीं चलती। हम लोग जिस ढंग से रहते हैं, हमारी जो विशेषता है वो उनके पास नहीं है। इसीलिए आज वो हमारी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में बहुत सारी खासियत है। अभी लगता होगा कि ये सर बड़बड़ाए जा रहे हैं, लेकिन नहीं। जब जीवन में जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, समझ में आएगा कि ये क्या है। अब देखिए, इन्हें विभिन्न विषयों की चर्चा होगी। तो आज मैं कहा सीमित रूप में विवाह संस्कार की चर्चा किया। विवाह वैधानिक होता है, तो विधान पर कम और डीजे पर नाचने पर ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं। एकदम लड़कियां भी मदमस्त हो जाती है, लड़के भी मदमस्त हो जाते हैं, और जो गार्जियन स्वरूप घर के शीर्ष हैं वो सब भी अपने आप में कुछ परेशानियों के बोझ तले दब जाते हैं और कुछ मस्ती करने में लग जाते हैं। कौन देखता है कि पंडित आएगा, शादी करवाएगा? कोई नहीं, पंडित जी आए, जल्दी जल्दी निपट के। होता क्या है पता है? वही शादी आगे जल करके बीबी उठती है बेलना लेकर के कि पति को देंगे, और पतिदेव भी तैयार रहता है, तुम्ही को कहें। ये सब यहीं से कारण शुरू होता है। अगर हर संस्कारों को ढंग से निभाया जाए, तो संस्कार अगर हमारे अंदर पिरोए जाए, संस्कार हम में आते चले जाए। कोई अच्छा लड़का होता है तो क्या कहता है, कैसे संस्कार हैं इसके। हर जगह संस्कार की ही कल्पना और तुलना होती है। तो अब हम आते हैं इस पर। किंतु संस्कृते रूपम कारणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। लेकिन संस्कृति के कारण यह भारतीय व्यक्तित्व की रचना करता है। अन्य सभ्यताओं से, संस्कृति से हमारी जो व्यक्तित्व निखड़ी हुई है, इसका कारण क्या है? हमारे संस्कार। अगर ये संस्कार हमारे जीवन से निकाल दिए जाएं, तो हम भी औरों की तरह हो जाएंगे। अब और जीते हैं, बात से ये सभी जीते अपने अपने तरीके से, जीने का सबका तरीका है, लेकिन हमारी जो कुछ खासियत है उसका अनुसरण नहीं कर पाते। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च। विदेशे निवसन्तो, विदेश में रहने वाले जो भारतीय हैं, आज संस्कारों के प्रति जिज्ञासावान हो गए और उन्मुख हैं कि क्या क्या भारतीय संस्कार हैं, उन्हें हम सीखें। क्योंकि वहाँ के संस्कार उनमें व्यवस्थित नहीं है। माँ का बाप से संबंध नहीं, बाप का माँ से संबंध नहीं, भाई का भाई से संबंध नहीं। सब अपने अपने लिए जीते हैं, पता ही नहीं। शादी हुआ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, शादी टूट गई, बीवी कहीं है, हस्बैंड कहीं है, बच्चा पैदा हुआ वो कहीं और है, पता ही नहीं चलता है क्या है। क्या ये सही जीवन है बच्चों? नहीं, मैं तो नहीं मानता, आप लोग जो मानते हैं। जीना क्या है? जीना तो जानवर भी जीते हैं ना। तरीका होना चाहिए एक जीने का। हम अपने परिजन, सगे संबंधियों के बीच एक तरीके से जिए तो हमारे नाम की भी वाहवाही होती है, हमारे कर्म की भी वाहवाही होती है। अन्यथा हम क्या कर रहे हैं, कौन जानने वाला है, कौन पूछने वाला है। जब कोई कामयाबी मिलती है तो अपनों के बीच में उन कामयाबी को बांटने का जो गौरव मिलता है ना, वो प्रसन्नता को तिगुना कर देता है। अब क्या गुना हम आकलन नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और अकेले में खूब पैसा कमा लीजिए, आपको जानने पहचानने वाला कोई नहीं हो, ठीक है, एक टापू पर आपको छोड़ देते हैं, पैसों का अंबार लगा देते हैं, उस पैसे के बीच में पड़े रहिए आप, कुछ फायदा होगा? चलिए, तो पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तो परिचयो महत्वं निरूपितम्। इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया गया है, दर्शाया गया है। यह प्रस्तावना थी भारतीय संस्कार पाठ के। अब अगले टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयन्। भारतीय जीवन में
प्राचीन काल से ही संस्कार महत्वों को धारण किए हुए हैं। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम संस्कारेभ्यो ज्ञायते। प्राचीन संस्कृतियों का ज्ञान भी संस्कारों से ही होता है। अब कैसे होता है इसका हम आगे करेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय समुदाय में एक उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में एक भिक्षाटन का भी विध कहें वो होता है, प्रकरण होता है। उसके बाद छात्र पढ़ने के लिए जाने का एक प्रकरण होता है। तो पूछे जाते हैं गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा कि कहाँ जा रहे हैं, तो काशी जवाब मिलता है। काशी यानी कि बनारस। तो इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में अधिक विद्वता के लिए लोग कहाँ जाते थे, काशी जाते थे। गुरु आश्रम में कैसे रहते थे, तो भिक्षाटन करते थे। ये प्रथाएं हमें याद दिलाती है कि ऐसा होता था। तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है, तो संस्कारों से होता है। अब अत्र ऋषीणां कल्पना आसीत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठ वरिष्ठाणां आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवति। यहां ऋषियों की कल्पना थी। प्राचीन हमारे जो ऋषि सब थे त्रिकालदर्शी थे, बहुत सारे, ऐसा पढ़ा जाए मैंने किताबों में। वास्तविकता क्या थी मैं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं हूं। जो हमारे ज्ञान का आधार है पुस्तक, उसके आधार पर बहुत सारे ऋषियों को त्रिकालदर्शी कहा गया, यानी तीनों काल का ज्ञाता कहा गया, भूत भविष्य और वर्तमान। तो भविष्य में क्या होने वाला है इसका ज्ञान उन्हें था। तो उन्होंने एक कल्पना की कि संस्कारों का आयोजन होता रहेगा तो हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वह अमिट रहेगी, मिटेगी नहीं, सभी के जहन में याद रहेगी, क्योंकि आगे चलकर उन्हें ज्ञात था कि संस्कृति कुछ बदलने सी वाली है। तो अब यहां पर मैं देखिए, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के जितने भी मुख्य अवसर होंगे उन मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणां पाठ, वेद मंत्रों का पाठ होगा, वरिष्ठानां आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, होम किया जाएगा, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्, और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होगा, सारे लोग आएंगे, एकत्रित होंगे। आज ये कहे बच्चों कि क्या हमारे यहाँ कोई भी उत्सव होता है तो क्या हमारे परिवार के सारे सदस्य उपस्थित नहीं होते? जहाँ भी हो सकता है एक आध किसी कारणवश न आए, लेकिन जितने भी हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार हैं सभी वहाँ उपस्थित होते हैं और सबके साथ मिलकर के उनका आयोजन करने में हमें आनंद आता है। अब देखिए आगे, तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। इन सबों के बाद ही संस्कारों का अनुष्ठान संभव होता है। एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति। इस प्रकार संस्कार अपने महत्वों को धारण किए हुए है। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणधारणा रूपश्च न विस्मृयते। कुछ संस्कारों का मौलिक अर्थ होता है परिमार्जन रूपेण, यानी शुद्धि के रूप में, गुणान धारण रूपं च, और गुणों को धारण करने के रूप में। शुद्धि मतलब आत्मिक शुद्धि, आत्मा की पवित्रता और नए गुणों को धारण करना, ये हमारे संस्कारों का मूल उद्देश्य है। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषपैने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अतः संस्कार मानव के में क्रमशः क्या क्या करता है, संस्कार से क्या क्या होता है, परिमार्जन यानी शुद्धि, गुणधारणा दोषापनयने हमारे दोषों का समापन, यानी हमारे अंदर जो भी दोष हैं संस्कारों का अनुष्ठान करने के बाद वो दोष समाप्त होते हैं। और गुणधारणे गुणों को धारण करवाता है, नए गुणों को धारण करवाता है। इनमें सब में संस्कार योगदान करते हैं। ये संस्कार की चर्चा थी कि संस्कार क्या क्या करता है हमारे जीवन में, तो मुख्य रूप इन तीन चीज़ों को करता है। क्या करता है, तो हमारी आत्मा की शुद्धि करता है। दूसरा क्या हो गया, तो हमारे दोषों का समापन करता है, हमारे शरीर में जो बुराइयां आ गई, हमारे कर्म में जो बुराइयां आ गई उसका समापन करता है, और हम नए गुणों को धारण करने में योगदान करता है।
अब हम आगे देखेंगे तो संस्कार क्या हैं, कितने हैं, इस बारे में विचार करते हैं। संस्कारा प्रायः पंचविधा सन्ति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बनता है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। इसको मत भूलिएगा, ये प्रकार हैं, संख्या नहीं। संख्या की चर्चा हम आगे करेंगे कि संस्कार की संख्या कितनी है। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। अब जो मेरा टॉपिक शुरू हो रहा है बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन सब से आपको क्वेश्चन मिलेगा, और नहीं हो तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस को उठाकर देख लीजिए, कहिएगा कि सर बकवास कर रहे हैं। अगर किसी भी साल इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, और जहां से मैं कह रहा हूं वहां से ना पूछा गया हो, तो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका जवाब देंगे हम, संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। संस्कारा प्रायः पंचविधा सन्ति। संस्कार 5 प्रकार के। अब कैसे कैसे हैं, तो जन्म पूर्व त्रय, जन्म से पहले, जन्म पूर्व त्रय, जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व कितने हैं, 3। शैशवा खट, बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में 6, ये हिंदी का 6 है, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो अंग्रेजी में हो जाएगा। तो जन्म से पूर्व 6, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, आजकल हिंदी तो लोग पढ़ते नहीं हैं तो दिक्कत होगी। जन्म से पूर्व कितने होते हैं, 6। शैक्षिका 5, शिक्षा काल में, शिक्षा काल में 5। एक गृहस्थ और एक मरने के बाद अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं। तो कुल जोड़ लेते हैं हम, 6 3 9 9 5 14, 1 15 1 16। इस प्रकार संस्कारों की कुल संख्या कितनी हो गई, 16। जन्म से पहले 3, बाल्यकाल में 6, शिक्षा काल में 5, एक गृहस्थ संस्कार जिसको विवाह संस्कार के नाम से जानते हैं हम, और एक मरने के बाद अंतिम संस्कार। इस प्रकार संस्कारों की संख्या कुल कितनी हो गई, 16। अब आप सबसे क्वेश्चन रिलेटेड गौर कीजिएगा। जन्म पूर्व त्रय, जन्म से पहले संस्कार की संख्या कितनी है, 3। शैशवा खट यानी बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में कितने संस्कार होंगे, 6। शैक्षिका 5, शिक्षा काल में कितने संस्कार होंगे, 5। विवाह रूप है 1, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप है 1। गृहस्थ संस्कार के रूप में एक संस्कार होता है जिसको विवाह संस्कार हम कहते हैं, 1। उसके बाद अगला है मरणोत्तर संस्कार 1, और मरने के बाद एक संस्कार होता है जिसको हम अंतिम संस्कार के नाम से जानते हैं। इस तरह संस्कारों की कुल संख्या कितनी हो गई, 16। फिर से मैं एक बार, एवं 16 संस्कारा भवन्ति। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। एक बार और समझाने का मैं प्रयत्न करता हूं, थोड़ा स्लोली आप लोग समझें। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले कितने होते हैं, 3। बाल्यकाल में कितने होते हैं, 6। शैक्षिक काल में कितने होते हैं, 5। गृहस्थ संस्कार एक होता है, विवाह संस्कार, और मरने के बाद एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार। इस प्रकार संस्कारों की कुल संख्या कितनी हो गई, 16। हमारे देश में संस्कारों की संख्या कुल कितनी है, 16। प्रकार कितने हैं, 5, जिसको विधिवत बांट दिया गया। जन्म से पहले 3, बाल्यकाल में 6, शैक्षिक काल में 5, एक गृहस्थ संस्कार विवाह संस्कार, और एक मरने के बाद अंतिम संस्कार। यानी संस्कारों की कुल संख्या कितनी हो गई, 16। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये संस्कार क्यों, ये जो दिए जाते हैं, ये संस्कार क्यों दिए जाते हैं, इसका क्या कारण है। अब सब में एक कल्पना है। जन्म पूर्व संस्कार गर्भाधानम पुंसवनम सीमांतोनयनम चौतित्रयो भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारेश, जन्म के पहले जो संस्कार होते हैं उनमें 3 नाम उनके दिए गए हैं। पहला है गर्भाधान। जिस दिन गर्भ में शैशव यानी बच्चा आता है, भ्रूण बनने से पहले की क्रिया मैं कहता हूं, उस दिन जिस दिन गर्भ में आया कि यहां निर्धारित हुआ कि इस गर्भ में बच्चे को का आगमन हो चुका है, तो पहला हो गया वो गर्भाधान संस्कार। माएँ जिस दिन गर्भ धारण करती है, सीधा समझिए, सीधी भाषा में,
कि माँ जिस दिन गर्भ धारण कर ली उस दिन हो गया गर्भाधान संस्कार। उसके बाद पुंसवन, भ्रूण बनना। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं ना, XXXY। अब इसको हम बायोलॉजी के वीडियो में डिटेल देंगे। वो भ्रूण बनता है, तो भ्रूण बनना पुंसवन संस्कार कहलाया। सीमांतोनयन, और जिस दिन बच्चा पूर्ण रूपेण बन करके तैयार हो गया, अब गर्भ से बाहर आने के लिए आतुर है, उसको कहा गया सीमांतोनयन संस्कार। ये 3 प्रकार के संस्कार होते हैं जन्म से पहले। अब यहां तीनों संस्कार का उद्देश्य है। पहले का उद्देश्य है गर्भ रक्षा, दूसरा क्या है गर्भस्थ संस्कारोपनम, गर्भस्थ प्रसन्नता चौथी प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। पहले का ये उद्देश्य है कि गर्भ में उसकी रक्षा हो, दूसरा क्या है गर्भ में उसका पोषण हो, पालन हो, और तीसरे का उद्देश्य क्या है तो गर्भ में बच्चे प्रसन्न रहें। बच्चों सबसे बड़ा नर्क कहा गया है गर्भ के जीवन को। हमें याद नहीं है, हम लोगों को याद नहीं रहता इसलिए, नहीं तो गर्भ बड़ा ही कष्टदायक होता है। कल्पना कीजिए पुस्तकों में देखकर, टीवी इत्यादि में देखकर कि बच्चे हाथ पांव को ऐसे बांधे, और रामदेव बाबा नहीं देखते हैं, कहते हैं कौन सा आसन, कहते हैं पवन मुक्ता आसन। हाथ पांव को ऐसे बांध लेते हैं, पांव को ऊपर कर लिए, हाथ को बांध लिए, और बच्चे तो हमेशा वैसे ही होते हैं। और एक बड़ा सा नली होता है जिसके दर, जिसको हम क्या कहते हैं नासिका, वो जो नेल जो काटा जाता है जन्म के बाद, उससे लिपटे होते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनको पोषण मिलता है। कितना कष्ट होता होगा। और जिन अवशिष्ट को हम बाहर छूना नहीं चाहते हैं, चारों ओर वही अवशिष्ट खून, पीज, मल मूत्र इत्यादि से घिरे रहते हैं। सोचिए कितना कष्ट होता होगा। उन कष्टों से, कष्टों में भी इन संस्कारों की कल्पना है कि वो प्रसन्न रहते हैं इन संस्कारों को प्राप्त करने के बाद। तो ये हो गए जन्म से पहले के तीनों संस्कार, ये हम लोग समझ चुके होंगे। नाम क्या क्या हुआ, पूछ देता है कभी कभी, क्या करता है कि पूछ देता है कि पुंसवन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो नाम हमको याद रहेगा तो हम कह देंगे जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आते हैं। 3 नाम हो गया क्या क्या, तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोनयन, ये 3 संस्कार हो गए। अब आगे चलिए, शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद चौथिक्रमशो भवन्ति। इसके बाद अब जन्म पूर्व संस्कार समाप्त हो चुका, तो अब शैशव संस्कार में आइए, जिसको बाल्यकाल के संस्कारों में हम गिनते हैं। तो शैशव संस्कार की संख्या कितनी है, 6। पहला क्या हो गया जात कर्म, पहला क्या हो गया जात कर्म, दूसरा हो गया नामकरण, तीसरा है निष्क्रमण। अब व्याख्या करते हैं, बाद में समझाते हैं क्या क्या है, पहले नाम समझ लें। चौथा है अन्नप्राशन, 5वां है चूड़ाकर्म, और 6ठा है कर्णवेद। तो ये 6 संस्कार शैशव संस्कार है। अब देखिए जात कर्म क्या होते हैं। क्या भगवान किसी को बनाते वक्त धर्म जाति किसी में बांटते हैं? कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके कोई विशिष्ट लक्षण हो, हिंदू में, मुसलमान में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में, कोई विशेष अंतर आप देखे हो? हम तो नहीं देखे हैं आज तक, हमें लगता भी नहीं है कि ऐसा होता है। जो कुछ है रीति रिवाज, धर्म जाति ये सब बनाया हम आपका है, इस धरती पर बनाया हुआ है विशेष नियम। अब बच्चा जिस किसी भी जाति में उत्पन्न होता है, तो जब छठियार हम लोग कहते हैं, छठी के दिन उसको उस जाति के संस्कारों के मुताबिक अपने जाति में शामिल कर लिया जाता है। जो ये हमारे जाति के हो गए, एक नया समांग आ चुका है। अगर लड़का हुआ तो लाठी आ गई, और लड़की हुई तो चलो कन्या रत्न आ गई। अब जो भी कहते हो आप लोग, मैं तो ऐसा ही कहूँगा। तो इस ढंग से जात कर्म संस्कार हो गया। जात कर्म के बाद नामकरण। पहले प्रथा थी कि पंडित जो लोग आते थे, विभिन्न उनके जन्म की स्थिति के ग्रहों का चाल समझ करके, और उनका एक विशेष नामांकरण किया जाता था, जिस नामांकरण में जो नाम आता था उससे नाम का शब्द आता है, एक्चुअली पहला वर्ण आता है, उन वर्णों पर आधारित विशेष नामों को रखा जाता था। आजकल तो जन्म से पहले ही माता पिता टिंकू मिंकू डिंकू सोच देते हैं, तो नाम का भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है बच्चों। अगर नाम सही हो तो बालक निश्चित तौर पर सही होगा, बालिका निश्चित तौर पर सही होगी। लेकिन अगर नाम ही कुछ उल्टा पुल्टा रख दिया जाए तो संस्कार और आचरण भी वैसे ही हो जाते हैं। चलिए अब इस पर में हम ज़्यादा व्याख्या न करते हुए, तो अगला संस्कार हो गया
नामकरण। उसके बाद है निष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब बच्चा धरती छोड़ करके जब चलना शुरू करता है, खड़ा होता है, तो उसको कहा जाता है निष्क्रमण संस्कार। अब उसके बाद अन्न का दाना खिलाया जाता है पहली बार, तो उसको कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। कुछ संस्कार इसमें होते हैं और कुछ अभी हम लोग होते, तो सारे संस्कार हैं बच्चे के लिए। पहली बार कभी ना कभी तो अन्न बच्चा मुंह में देता है, तो उसके लिए वही दिन अन्नप्राशन का दिन हो गया। लेकिन पहले क्या था कि नियमतः विधि विधान के साथ एक तिथि तय की जाती थी शुभ योग में, और मीठा खिला करके प्रसन्न किया जाता था। जैसे उससे कल्पना थी कि बच्चा अच्छा बोलेगा और जैसा अन्न खाते हैं वैसा प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ता है, तो पहली बार मीठा खिलाएं तो उसकी वाणी मधुर होगी। बहुत सारी चीज़ें थी। खैर, तो अगला चूड़ा कर्म, मुंडन समझते हैं ना हम लोग। मुंडन तो नॉर्मली सब में होता है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो उसको कहा जाता है चूड़ा कर्म। तो उसके बाद चूड़ा कर्म संस्कार होता है। अगला संस्कार है कर्णवेद। तो पहले कर्णवेद होता था, कान में कुंडल पहना करते थे लोग, तो कानों में छिद्र कर दिया जाता था बचपनावस्था से ही, और उसको कहा जाता था कर्णवेद संस्कार। अब तो ये प्रथा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ये बाल्यकाल के 6 संस्कार हो गए। क्या क्या हो गए? तो जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्ण और कर्णवेद। अब इसका भी समाप्त हो गया, यानी 9 संस्कारों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है 7 संस्कारों को, जिसमें से मोटे तौर पर देखा जाए तो शिक्षा में 5 संस्कार आ गए। और शैक्षिक काल में क्या क्या संस्कार हैं इसको हम लोग पढ़ें। विद्या काल में यानी कि छात्र जीवन में, शिक्षा के काल में कौन कौन से संस्कार होते हैं। यूँ तो पहले हम समझ चुके हैं कि शैक्षिक संस्कार में 5 संस्कार आते हैं, तो लेकिन इन 5 को विधिवत जानना है कि क्या क्या संस्कार है। तो शिक्षा संस्कार अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, चौइति पंच संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार में सबसे पहले आता है अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ करना। तो ये अक्षर के आरंभ करने में क्या करते हैं बच्चे, इसको हम आगे देखते हैं। लेकिन पहले नाम याद रखें ये सब, क्योंकि बीच से निकाल करके नाम पूछ लिया जाता है, अक्षरारंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अगर नाम याद रहा तो हम आसानी से लिख देंगे शिक्षा संस्कार। अब नहीं तो बौखते रहेंगे, शैशव है, क्या है, गृहस्थ है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, हमको एकदम कंप्लीट रखना है। वैसे भी अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ करना तो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है पहला अक्षरारंभ। दूसरा उपनयन, उपनयन संस्कार समझ में आ रहा होगा। जनेऊ कहते हैं हम लोग पैदल भाषा में, अब आप कहते ही होंगे जनेऊ, समझते होंगे सब, मुझे पता है। फिर भी उपनयन संस्कार। वेदारंभ, वेदों का आरंभ करना। पहले प्राचीन शिक्षा पद्धति वेदों से आरंभ की जाती थी, इसलिए वेदारंभ संस्कार था। केशांत, बाल को पूर्णतया काट करके समाप्त कर दिया जाता था। वैसे आप लोगों मतलब कुछ लोगों में तो मुंडन में ही बाल छील दिया जाता है, हम लोगों का बाल पूरा कब छिला जाता है, तो जब उपनयन होता है तो टिक्की सहित अंटीना भी खत्म, कुछ नहीं रहना, सपाट कर दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है केशांत संस्कार, केशों का अंत करना। समावर्तन, तो समावर्तन का अर्थ हो गया कि जब शिक्षा समाप्त हो जाती है तो उसको कहा जाता है समावर्तन संस्कार। संस्कारा प्रकल्पिता, यानी शिक्षा संस्कार में ये 5 संस्कार की कल्पना की गई है। कौन कौन? अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, ये 5 संस्कार की कल्पना की गई है। अब इसकी व्याख्या करेंगे हम लोग कि ये संस्कार क्या क्या है। अक्षरारंभे अक्षरलेखनम अंकलेखनम चौशिशु प्रारभ्यते। अक्षरालेखन संस्कार में बालक जो है सो अक्षरों को लिखना और अंक को लिखना प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार से अर्थ गुरुणां शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि छात्र को उसके घर से गुरु आश्रम में लाना। नयन मतलब होता है लाना, उप मतलब होता है समीप, समीप लाना। पहले तो छात्र रहते थे अपने घर में, अब पहले गुरु आश्रम में पढ़ाई होती थी, तो गुरु जी उसके घर से छात्रों को जो अपने घर लाते थे पढ़ाने के लिए, इसे कहा जाता था उपनयन संस्कार। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति। अब गुरु के घर में छात्र शिक्षा नियमों का पालन करके अध्ययन करते थे।
पढ़ाई करते थे। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा, उन नियमों में ब्रह्मचर्य व्रत समाविष्ट किया गया है। ब्रह्मचर्य समझते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन छात्रों को ब्रह्मचारी होना चाहिए। ब्रह्मचारी मतलब अपने सारे इंद्रियों को वश में रखना, कर्म इंद्रियां हो या ज्ञान इंद्रियां हो। लड़का लड़की की तरफ न देखे, लड़की लड़के की तरफ न देखे, समझ गए? यानी मन, क्रम और वचन से एकाग्र होना पूर्ण रूपेण। तो उससे क्या होता है, हमारी मस्तिष्क की प्रखरता जागृत होती है। किसी भी विषय वस्तु को समझने के बाद आसानी से उसे हम आत्मसात कर सकते हैं, स्वयं में याद कर सकते हैं। आज भी जरूरी है ये, प्राचीन समय में ही नहीं। अगर आज इन नियमों का पालन करके हम पढ़ें तो काफ़ी अधिक, मतलब जैसे सामान्य पढ़ते हैं उससे बहुत अधिक बेहतर हम समझ सकते हैं, यादाश्त शक्ति हमारी तीव्र हो सकती है। तो इसीलिए क्या कहा जाता था, प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी कथ्यते स्म। इसीलिए प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी भी कहा जाता था। गुरुगृहे शिष्य वेदारंभ करोति स्म। गुरु के घर में शिष्य वेदारंभ करते थे, वेदों को पढ़ना आरंभ करते थे। वेदानां महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टं मन्यते स्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में अत्यंत ही उत्कृष्ट माना गया है। प्राचीन शिक्षा पद्धति पूर्णतया वेदों पर आधारित थी, इसलिए वेदों का महत्व अत्यधिक था। पढ़ाई का प्रारंभ जब किया जाता था तो वेदों से ही किया जाता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम् प्रथम क्षौर कर्मं भवति स्म। केशांत संस्कारे गृहे शिष्यस्य प्रथमं क्षौर कर्मं भवति स्म। केशांत संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता था। क्षौर कर्म मतलब क्या होता है, बाल काटना। तो बाल काटने का पहले जमाने में शिष्यों को देखते हो, रामायण महाभारत इत्यादि में देखें, राम कृष्ण ये सब जो गुरु आश्रम में रहते थे, बाल छिल दिया जाता था लंगोटा पहन करके। ठीक वही चीज़ गुरु के घर में किया जाता था। पहला बार बाल छिल दिया जाता था, बाल नहीं रखना है। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, यहाँ गोदान करवाया जाता था। गोदान का अर्थ होता है हमारे द्वारा जो पाप कर्म किए जाते, जानबूझ कर नहीं। कोई भी निदान जो है, गंगा स्नान करना हो कि गोदान करना हो, ये कौन से पाप का समापन है हमारे सनातन धर्म के नियमानुसार। तो जो अनजाने में हमसे कुछ पाप कर्म हो जाता है उसके निराकरण के लिए ये सब बनाया गया। और जानबूझकर किया गया पाप कभी समाप्त नहीं होता। तो इसलिए शिष्यों को पवित्र करने के लिए गुरुजी क्या करते थे, अनजाने में अगर कोई पाप किया गया हो तो उसके लिए गोदान कर्म को करवा देते थे। अस्य नामांतरम गोदान संस्कारोपि लभ्यते। इसलिए इस संस्कार का नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। समावर्तन स्वसंस्कार उद्देश्यम शिष्य गुरुगृहात् गृहस्थजीवने प्रवेश। समावर्तन संस्कार का अर्थ होता था शिक्षा समाप्त करने के पश्चात गुरु के घर से वापस आकर और छात्र गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते थे। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदिश्यं गृहं प्रेष्यसि। शिक्षा समाप्त होने के बाद छात्रों को गुरु क्या करते थे, उपदेश दे करके, समझा बुझा करके और घर भेज देते थे। जो बउआ पढ़ाई लिखाई हो गई, घर जाइए और संसार को देखिए, जो ज्ञान मैंने दिया है उसका उपयोग कीजिए, अपने जीवन को सुलभ कीजिए। उपदेशेषु प्रायः जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्ति। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म का नियम होता था, प्रतिपादन करना होता था। जैसे मुख्य रूपेण क्या कहा जाता था, सत्यं वद धर्मं चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायनमा प्रमदः इत्यादि, अपने स्वाध्याय में प्रमद रहो कहा गया है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, निद्रा व्यसनेन कलहत्व मूर्खत्वा। यानी कि विद्वानों का समय शास्त्रों के वाद विवाद में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय किस में व्यतीत होता है, तो सोने में, झगड़ा करने में और व्यसन यानी नशा करने में। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा था, शिक्षा संस्कार था। उसके पांचों संस्कार की हम लोग जानकारी लिए, एकदम रिवीजन के तौर पर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन सा संस्कार है, विवाह संस्कार। विवाह संस्कारम पूर्वमेव मनुष्य
मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवन प्रविशति। विवाह संस्कार में पूर्व में ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार से तो खैर सभी परिचित होंगे और आपके इसके बच्चे तो परिचित होते ही हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये कौन सा संस्कार है, तो गृहस्थ जीवन का संस्कार। और उसमें क्या क्या होता है, खाली डीजे बजा के नाचना नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, खा पी के कूदना नहीं होता है, इसमें बहुत सारा विधि विधान भी है, तब ये संस्कार पूर्ण होता है। नहीं तो लड़का लड़की मिल गया पार्क में और विधान पूरा हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। देखिए इसमें क्या क्या नियम है। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधान कर्मकांडानि भवन्ति। विवाह एक पवित्र संस्कार है, ऐसा मत है, इसलिए यहाँ विभिन्न प्रकार के कर्मकांड किए जाते हैं। कर्मकांड समझते हैं ना, पूजा पाठ इत्यादि। तेसु वाग्दानम, जिनमें सबसे पहले क्या होता है, वचन दान, यानी वर पक्ष और वधू पक्ष एक दूसरे को अपने अपने वचन से संतुष्ट करते हैं कि मैं आपके यहाँ संबंध स्थापित करूंगा, इस लड़के लड़की का संबंध होगा। तो पहला हो गया वचन दान। आजकल तो बिना वचन दान का ही हो जाता है, फॉरेनर सिस्टम हो गया है, लेकिन नहीं, हमारे संस्कार ऐसे नहीं कहते हैं। कम से कम जितने लोग इस वीडियो को, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ पर में आकलन कीजिएगा। उसके बाद क्या है, मंडप निर्माण। मंडप निर्माण जिसको मड़वा कहते हैं, मड़वा बनाना, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया वधू गृहे वर पक्ष से स्वागतम। कन्या के घर पर वर पक्ष का स्वागत किया जाता है, जब बारात आती है तो स्वागत करते हैं, ये एक अगला विधान हो गया। वर वध्यो परस्पर निरीक्षणम, उसके बाद होता है मतलब वर और वधू यानी कि लड़का लड़की एक दूसरे को, जिसका शादी होना है, बाकी सारे लड़का लड़की नहीं, वो तो देखना अलग चीज़ है, लेकिन उस टाइम उसी का इम्पोर्टेंस होता है कि शादी का हीरो लड़का होता है, हीरोइन लड़की होती है, वो एक दूसरे को देखते हैं। उसके बाद कन्यादानम, कन्यादान, पानी ग्रहणम। कन्यादान से पहले क्या किया जाता है, लड़की का बाप या जो भी कन्यादान करता होता है हाथ पकड़ करके लड़के के हाथ में दे देता है। पानी ग्रहण, लाजा होम, होम किया जाता है। सप्तपदी सिंदूरदान, प्रदक्षिण किया जाता है, 7 बार सिंदूरदान किया जाता है। ये सब इत्यादि विभिन्न विधि विधान विवाह संस्कार में आयोजित किए जाते हैं। ये पूछा जाता है बच्चों बीच से क्वेश्चन कि कन्यादान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये पूछा गया कई बार सप्तपदी सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो विवाह संस्कार के या गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत आता है, ऐसा जवाब हम लोग देंगे, हम भी पूछेंगे अभी कुछ देर में। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायः आयोजन भवति। सर्वत्र प्रायः समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन किया जाता है। तदंतरम गर्भाधानादय संस्कारा पुनरावर्तने जीवन चक्रम चौवरति। अब विवाह संस्कार हो गया तो फिर से वही शुरुआत से आ गए, कहाँ, तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, शैशव संस्कार, विद्या संस्कार, सृष्टि चलने लगा। अब ये सब जब हो गया, जीवन सब समाप्त होने के आधार पर आया, तो मरणांतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीय थे। जब आंख बंद हो गई, नाम से लाश बन गया शरीर, मृत्यु को प्राप्त कर गए हम, तो हमारे परिजन क्या करते हैं, ले जाकर शमशान में ले जाते हैं और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार यानी मुखाग्नि दे दी जाती है, लाश को जला दिया जाता है। ये हो गया अंतिम संस्कार। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारा इति। इसलिए हमारे भारतीय जीवन दर्शन में संस्कारों का उचित स्थान दिया गया है, प्रमुख उपादान माना गया है। ये आपका परिचय था भारतीय संस्कारा पाठ का, जिसकी व्याख्या मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया। लगभग सारे पूछने लायक क्वेश्चंस इस बीच में मैंने आपसे जिक्र कर लिया है, फिर भी आपके चैप्टर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक बार इस पर निगाह डालिएगा, चैप्टर पलट लीजिएगा। पहला है संस्कारा कति सन्ति, संस्कार कितने हैं, तो जिसका जवाब मैंने आपको दिया था संस्कारा षोडश यानी 16 होते हैं। हिंदी में ही अब पूछा जाता है तो संस्कार कितने हैं, तो 16। पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा, जन्म पूर्व कति संस्कारा भवन्ति, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म पूर्व त्रयः यानी कि 3 संस्कार होते हैं। अगला, शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। शैशव काल में यानी बाल्यकाल में कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ कीदृश संस्कार, अक्षरारंभ कैसा संस्कार है, तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। अक्षरारंभ किसके संस्कार के अंतर्गत आता है,
शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार क्या है? तो विवाह संस्कार। ये मौखिक था, लिखित में यही क्वेश्चंस दोहराया गया है। जैसे पूछा गया है सप्तपदी संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो आसानी से हम लोग कह सकते हैं विवाह संस्कार। अगर कोई त्रुटि रह गई हो छात्रों तो निश्चित तौर पर मैं कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसे मैं फिर से दोबारा परिपूर्ण करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं चैप्टर की व्याख्या किए जा रहा हूं। परीक्षा का समय जब नज़दीक आएगा तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछने लायक क्वेश्चंस हैं, यूँ समझिए गेस क्वेश्चंस, उनका जिक्र भी मैं करूंगा, ग्रामर से संबंधित भी और इससे संबंधित भी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर लें निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत फ़ायदा खासतौर से 10th और 12th के बच्चों को इससे मिलने वाला है। ठीक है।